हेलो फ्रेंड, आप सभी का ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। ये हम एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक जिसमें समकालीन भारत भाग 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अध्याय हम 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 4 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी क्लास 9th का समकालीन भारत भाग 1 बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और आगे का अध्याय यहाँ से कंप्लीट करेंगे, अध्याय 5। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है एनसीईआरटी। ये सारे एग्ज़ामों के लिए, मतलब कि जो भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर यहीं से आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ामों में। तो आप यहाँ से पढ़ करके पूरी किताबों को अच्छे से कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप नोट्सबुक में लिख सकते हैं और यहाँ से समझ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांत भांत के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, पक्षियों को देखा है? क्या वो एक ही प्रकार के या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक, मतलब कि जो फंजाई, एल्गी है ना, शैवाल को ही एल्गी कहते हैं, कवक जो फंजाई होते हैं भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार के मछलियाँ ताजे समुद्री पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं, वो पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव या मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं वो वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति शब्द या वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये वनस्पतियों के प्रकार को यहाँ से बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब कि वनस्पतियों के प्रकारों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में अक्सर पूछता है। तो हम यहाँ से एक एक करके वनस्पतियों के प्रकार के बारे में समझेंगे और जानेंगे। चलिए जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों जैसे कि असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांत विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे
लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना आते हैं। अर्थात जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इस वनों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वन या कौन कौन से वृक्ष आते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे कि आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना इसी के अंतर्गत आता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे हम समझेंगे यहाँ पर है तो आप इसमें समझ भी सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस मतलब कि तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये मानचित्र है तो आप मानचित्रों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे कि इन वनों में सामान्य रूप से पा जाने वाले जानवर जैसे कि हाथी, बंदर और लैमूर, हिरन आते हैं और एक सींग वाले गैंडे असम, पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, नहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में। वर्षा वन वाले क्षेत्र या सदाबहार वन एक ही हैं। तो इसमें हम कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो इसमें जानवर पाए जाते हैं जैसे कि हाथी, बंदर, लैमूर ना, हाथी, बंदर, लैमूर आदि जानवर पाए जाते हैं। तो इसमें जानवर हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन और एक सींग वाले गैंडे जो असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वह 1 मीटर में क्या है, फिर झाड़ी परत 5 मीटर पे, नवीन वृक्ष मतलब कि यहाँ पे सदाबहार काफ़ी लंबे मतलब वृक्ष होते हैं। जैसे इसकी अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर तक हो जाती है ना। तो ये काफ़ी सदाबहार वन में हमेशा वन हरे भरे रहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में जानेंगे। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन होते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन और रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं और इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशु चारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी हैं और विविध प्रकार के पक्षी जैसे छिपकली, सांप, कछुआ भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। और अकासिया, खजूर और यूफोर्बिया तथा नागफनी
कैक्टाइस यहाँ के प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के जो वृक्ष हैं बिखरे हुए होते हैं, है ना। कटीले वन झाड़ियाँ जो होती हैं इनके वृक्ष बिखरे हुए, इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं और जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे कि इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह और जंगली गधा, घोड़े, ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता भी होती है। 1500-3000 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष शंकुधारी, है ना, शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़ को पाइन कहते हैं, देवदार हुआ, सिल्व फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर और यूनिफर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अनंतः झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करबाल जैसी घुमक्कड़ जातियों के द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ और आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन। ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। मतलब कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसी वनस्पतियाँ, तो ये ऐसी वनस्पतियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टाई मतलब कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में ऐसी वनस्पतियाँ मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होता है। इसीलिए नारियल, ताड़, कोयडा, इंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश के लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे, ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय और चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। औषधीय पादप क्या हैं जानते हैं? औषधीय पादप जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
भारत में प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद से लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पौधों की गणना की, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं, जैसे कि सर्पगंधा ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुशारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। क्या? जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। अर्जुन ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। ये रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल इसके पत्ते जो हैं आँख की भूसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जो है ये जैव और जीवाणु प्रतिरोधक। तुलसी पादप जुखाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार जो होता है ये फोड़ा व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती हैं। जैसे कि अपने क्षेत्र के औषधीय पादप की पहचान करो और कौन से पौधे हैं जो औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या ये संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा है? विनाश रोका जा सके? आइए जानते हैं क्रियाकलाप आप चित्र देख करके बता सकते हैं यह किस प्रकार का वन है। इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं। अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता असमानता पाते हैं। भारत जो है विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल में है। बाघ जो है मध्य प्रदेश झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जात के सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जहाँ जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल अर्थात नीली भेड़, जंगली भेड़ और कियांग अर्थात तिब्बती जंगली गधे यह भी यहाँ पाए जाते। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिल ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में ही पाया जाता है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपने फसलें जैसे जैव विविध पर्यावरण से चुनी, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति के द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्ष के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है, मनुष्यों के द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लचीली व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाओं के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। देश में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए। इनमें से 12
वन नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचकन, कमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में किया गया है। आप मानचित्र में देख सकते हैं वन, प्राणी और निश्चय। जैसे दांची ग्राम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, राजाजी, कार्बेट, दुधवा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कैसे क्या है। जैसे सन 1992 से सरकार के द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। 106 नेशनल पार्क, 573 वन प्राणी अभयावन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। हम सभी को अपनी जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। ये तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी जो हैं भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। यहाँ लाल सुंदर कालंगी वाली फ्लेमिंगाएँ हजारों की संख्या में आती हैं और खारे के कीचड़ के ढेर बना करके उनमें घोंसला बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्य में से यह भी एक है। क्या ये हमारी कीमती धरोहर नहीं है? इसी के साथ ये अध्याय है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो जा करके आप देख करके इस प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आप दे ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे हैं और पढ़े हैं। इन 4 क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में या अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल के निश्चयों के लिए गए हैं? सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में है? और सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए, आज का जो अध्याय था ये अध्याय 5 था। हम अध्याय 6 में मिलेंगे और वो समकालीन भारत भाग 1 का लास्ट चैप्टर होगा, जनसंख्या। तो आप जरूर देखेंगे। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।